नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रसिद्ध प्रवासी लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी एक मामूली घटना। अपनी लेखनी से पुष्पा सक्सेना जी ने प्रवासी साहित्य को समृद्ध किया है। बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से वो कहानियाँ लिखती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी एक मामूली घटना, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। कार के बाईं ओर मुड़ते ही संध्या को लगा था सामने वाले कोने में मोटरसाइकिल के साथ खड़े लड़कों ने जैसे आपस में कोई इशारा किया था। एक लड़के ने सब ठीक का संकेत देते हुए शायद अंगूठे से ओके कहा था। कार के पीछे आती मोटरसाइकिल देख न जाने क्यों संध्या का हृदय धड़क उठा। थोड़ी देर में वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार युवक निश्चय ही उनकी कार का पीछा कर रहे थे। धीमे से संध्या ने पति से कहा था, सुनो, लगता है ये मोटरसाइकिल हमारा पीछा कर रही है। तुम्हें यूं ही व्यर्थ का शक हो रहा है, ये रास्ता किसी और का भी तो हो सकता है। रविंद्र ने बात टालने की कोशिश की थी, पर सामने लगे शीशे में आ रही मोटरसाइकिल की छाया ने मानो उन्हें भी सचेत कर दिया था। संध्या, तुम अपने ऑर्नामेंट उतार कर पर्स में रख लो। पूजा बेटी, तुम पीछे सीट पर लेट जाओ ताकि तुम्हारा सिर न दिखाई दे। पति के निर्देश सुनते ही संध्या का हृदय जोरों से धड़कने लगा था। कांपते हाथों से चेन और सोने की चूड़ियां उतार कर पर्स में डाल ली। हे भगवान, रक्षा करना। संध्या ने भयभीत दृष्टि पीछे की सीट पर बैठी पुत्री पूजा पर डाली थी। प्रायः शाम होते ही उस छोटे शहर की बिजली कई घंटों को कट जाया करती थी। रात का अंधकार पहले ही आतंकित किए था, उस पर पीछा करने वाले युवकों का मकसद भी अज्ञात था। रविंद्र ने कार की गति तीव्र कर दी थी, साथ ही पीछे आती मोटरसाइकिल की गति भी तेज हो गई थी। अपने घर वाली लेन में प्रवेश करते ही संध्या मानो जी गई। मोटरसाइकिल दूसरी ओर मुड़ गई थी। रवीन ने भी आश्वस्त की श्वास ली थी। चलो, खतरा टल गया। उन फ्लैट्स के लिए सड़क के पार थोड़ी दूर पर कार के गैरेज बनाए गए थे। पूजा हमेशा पापा के लिए गैरेज का द्वार खोलकर कार पार्क कराया करती थी। आज भी वो कार में रुक गई थी। रवीन ने कहा, तू चली जा पूजा, मैं कार गैरेज में रख कर अभी आया। नहीं पापा, अब तो घर आ ही गया है, चलिए गैरेज में ही खोलती हूँ। मम्मी तुम घर चलो, मैं पापा के साथ अभी आई। कार से उतर संध्या घर की सीढ़ियाँ भागती हुई चढ़ गई थी। कॉल बेल बजाते ही छोटी पुत्री ने द्वार खोलकर पूछा था, बड़ी देर कर दी माँ, क्या चाचा जी बनारस से वापस आ गए? पुत्री की बात अनसुनी करती संध्या दौड़कर बालकनी में पहुंच गई थी। विस्मित बेटी माँ के साथ बालकनी में आ गई। बालकनी में खड़ी संध्या चीत्कार कर उठी। रविंद्र की कनपटी पर पिस्तौल रखे हुए युवक उन्हें कार के अंदर ठेल रहे थे। दूसरी लेन से पहुंच वे युवक गैरेज के पास उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बचाओ बचाओ, आवाज़ पर कुछ एक पड़ोसी बाहर आए थे, पर तत्परता के साथ रविंद्र को कार के अंदर ठेल कर एक युवक ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। दूसरे ने पूजा को जबरन पीछे की सीट पर ढकेल कर द्वार बंद कर लिया था। संध्या का चीत्कार रुदन में बदलता जा रहा था। पड़ोसियों के पत्थर और ढेले भी अपहरणकर्ताओं का कुछ न कर सके थे। पूजा का मम्मी मम्मी का आर्तनाद क्षीण होता गया। कुछ पड़ोसी दौड़कर पुलिस थाने फ़ोन करने गए। फ़ोन की घंटी पर भी उत्तर नदारद था। कई बार की कोशिशों के बाद अंततः मिस्टर तलवार ने सलाह दी थी, चलो थाने चलकर रिपोर्ट दर्ज करा आएं। अंधकार के उस माहौल में चंद मिनटों पहले अपहरण के साक्षी पड़ोसी कार बाहर निकालने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अंततः रविंद्र के घनिष्ठ मित्र अरविंद ने साहस दिखाया। रिपोर्ट तो करानी ही है, कौन मेरे साथ आ रहा है? 2-3 लोगों के सामने आते ही अरविंद ने गैरेज से कार बाहर निकाल ली थी। थाने में ऊँघते कांस्टेबल को देखकर अरविंद ने जोरों से पूछा था, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? सजग होते कांस्टेबल ने उत्तर के स्थान पर प्रश्न किया, कहाँ से आए हैं, क्या काम है? हमें रिपोर्ट लिखानी है, इंस्पेक्टर साहब को बुलाओ। अर्जेंट रिपोर्ट है, माधवानी साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा था। इंस्पेक्टर साहब रेड पर निकले हैं, आज रात भर नहीं मिलेंगे, कांस्टेबल ने जमाई लेकर कहा। 2 जिंदगियों का सवाल है, इंस्पेक्टर नहीं हैं तो उनकी जगह दूसरा कौन उनका काम देखता है, उसे बुलाओ, अरविंद ने डपट कर कहा। ए साहब, ज़्यादा जोर न दिखाएं, कह दिया ना वो रेड पर गए हैं, अर्जेंट काम से निकले हैं, फालतू आराम करने नहीं गए हैं। कांस्टेबल के स्वर में गर्व छलक आया था।
परेशान पड़ोसियों ने एक दूसरे को असहाय दृष्टि से देखा था। माधवानी साहब ने फिर कोशिश की थी। देखो भैया, हमें वो जगह बता दो जहाँ इंस्पेक्टर साहब मिलेंगे, हम आपको इनाम देंगे। इनाम की बात सुनते ही कांस्टेबल की आंखों में चमक आ गई। साहब ने तो बताने को मना किया था, पर आपका भी अर्जेंट काम है। इंस्पेक्टर साहब मार्केट की कैसेट की दुकानों में छापा मारने गए हैं। आजकल ई कैसेट लाइब्रेरी वाले बहुत धांधली करे हैं ना, दुनिया भर की ब्लू फिल्में लाके पैसा कमा रहे हैं। अच्छा भाई, हमें यहाँ से एक फ़ोन करने देंगे, हम एसपी साहब से बात करेंगे। अरे ये साला फोनवा तो पिछले 4 दिनों से मरा पड़ा है, कहकर कांस्टेबल हंस दिया था। कुछ रुककर फिर वो बोला था, अरे आज की छापामारी में तो डीएसपी साहब, मजिस्ट्रेट साहब सबे गए हैं, कहाँ खोजेंगे उन्हें, वे तो कहीं नाश्ता पानी कर रहे होंगे, कहता कांस्टेबल रहस्यात्मक ढंग से मुस्कुरा दिया। सबकी चिंता और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। टू हेल विद दिस कंट्री एंड इट्स सिस्टम। टेबल पर घूंसा मारता अरविंद क्रोधित हो उठा था। आदमी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या ये छापामारी है? नीरज नाथ ने मानो अपने आप से प्रश्न किया था। जरूर है, आदमी की मौत उनके लिए आम घटना है। अगर खूनी पकड़ लिया तो उनकी पौबारा, उससे पैसे वसूल कर उनकी जेबें भरती हैं। आखिर जाने वाला तो चला ही गया, अब उसके नाम पर रोने से क्या फ़ायदा, जो जी रहा है उससे लाभ उठाओ। माधवानी ने अंग्रेजी में कहा। भला ये भी कोई बात हुई? सारी की सारी पुलिस फोर्स कैसेट छापामारी में लगा दी गई और यहाँ हम कितने असुरक्षित हैं, इसके लिए किसी को चिंता ही नहीं। कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट कत्ल हो रहे हैं, उनका क्या? नीरज ने फिर कहा था। लाइए कोई रिपोर्ट दर्ज करने का रजिस्टर तो होगा, हम रजिस्टर में अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दें। अरविंद द्वारा रिपोर्ट लिखने के लिए रजिस्टर की मांग पर कांस्टेबल एकदम चैतन्य हो उठा था। ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट तो पुलिस का आदमी लिखेगा, आप इंतज़ार करें, थोड़ी देर में इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे। आप समझते क्यों नहीं? हमारे मोहल्ले से एक आदमी और उनकी बेटी को 2 लड़के कार में ले गए हैं, उनकी जान खतरे में है। अरे नहीं, आजकल के लड़कन को बस मोटर कार का शौक लग गया है। हम कहे हैं ये लोग छोकरियन पर रौब जमाए खातिर दिन दहाड़े कार लूटते हैं, फिक्र की कौनू बात नहीं है। अरे बस ज़रा मौज मस्ती के बाद वे उन लोगन को छोड़ देंगे। हम ऐसे बहुत केसवा देख चुके हैं साहिब। उस गंभीर वातावरण में कांस्टेबल का वो कुत्सित इशारा नश्तर सा चुभ गया था। अरविंद का आक्रोश चरम सीमा पर था। वाह, हमारी पुलिस की क्या प्राथमिकताएं हैं! इधर 2 जाने खतरे में हैं, उधर कैसेट की छापामारी कर एक ही रात में देश से भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। हद हो गई, हम यहाँ 1 घंटे से व्यर्थ ही सिर मार रहे हैं। नीरज नाथ विक्षुब्ध थे। चलो कमिश्नर के घर चलते हैं, थक कर अरविंद ने कहा था। पर उनके घर जाकर भी हम क्या कर सकेंगे? यहाँ तो कोई निर्देश सुनने वाला है नहीं। दूसरे थाने के लोग हमारी रिपोर्ट दर्ज करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र उनके क्षेत्र में नहीं आता। इतनी रात में यूं दौड़ना क्या ठीक है? माधवानी ने शंका व्यक्त की थी। माधवानी की शंका निरर्थक नहीं थी। कुछ एक माह पूर्व माधवानी के मित्र का परिवार छुट्टी के दिन उनके घर आया हुआ था। उनका बेटा सामने वाले मैदान में गेंद खेलने गया था। काफ़ी देर बाद जब वो वापस नहीं आया तो उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखने जब वे इसी थाने में आए थे तो थानेदार ने साफ मना कर दिया था। ये केस लालगंज थाने का है, हम इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते। लाख मिन्नतों के बावजूद थानेदार नहीं पिघला था। आप सब नहीं जानते साहब, हम सरकारी लोग कानून खिलाफी नहीं कर सकते। आप जाइए लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए। पर तब तक वो लड़का न जाने कहाँ पहुँच जाएगा थानेदार जी। लड़के के पिता ने मनुहार की थी। अब तक कहाँ पहुँचा होगा भगवान जाने। अब फालतू टाइम वेस्ट ना करें, जाइए रपट लिखाइए। थानेदार ने अंतिम निर्णय दे दिया था। अंततः 4 दिन बाद उस नन्हे बालक का शव ही हाथ लग सका था। कहीं आज भी? माधवानी सिहर उठे थे। रविंद्र के साथ उनकी बेटी पूजा के चेहरे नैनों के समक्ष कौंध उठे थे। अरविंद ने निर्णय लिया था, चलो यहाँ समय व्यर्थ गंवाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हम 2 डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं और माधवानी और नाथ तुम दोनों हरी सिंह को अप्रोच करो, शायद वही हमारी मदद कर सके। हरी सिंह? वो तो नंबरी गुंडा है, आप उसके पास जाएंगे? कांस्टेबल के कान खड़े हो गए थे। अब तो कई बातों से ये सिद्ध हो गया है कि पुलिस की अपेक्षा हम गुंडों के संरक्षण में ज़्यादा सुरक्षित हैं सिपाही जी। माधवानी ने कांस्टेबल पर करारा व्यंग किया था।
ठीक है, फिर जाइए, वही आपकी रक्षा करेगा। आगे से यहाँ कभी मत आइएगा, समझे? कांस्टेबल ने कंधे झाड़ जेब से सुरती निकालकर हथेली पर जोर से रखी थी। माधवानी और नाथ स्कूटर से रवाना हो गए थे। अरविंद एक कागज पर रिपोर्ट लिखने के लिए रुक गया था कि तभी थाने के अहाते में जीप रुकते ही कांस्टेबल सतर्क हो उठा था। सुरती मुंह में डाल तेजी से बाहर निकल गया था। जीप से उतरे लोगों के ठहाके थाने में बैठे अरविंद तक पहुंच रहे थे। यार, आज की छापेमारी में तो मज़ा आ गया। साला देसी ही दिखा रहा था। अंदर विस्की की बोतलें छिपा रखी थीं। तुमने पूरी विस्की जब्त तो कर ली ना? अरे 2 दिन बाद इसके बेटे का बर्थडे है, तभी खोलेगा। क्यों, ठीक कहा ना नागेंद्र? और उसी दिन वो जब्त शुदा कैसेट भी चलाएंगे। बड़ा गर्म माल रखते हैं साले। हंसते हुए पुलिसकर्मी जैसे ही थाने में प्रविष्ट हुए, अरविंद की आग्नेय दृष्टि से वे चौंक गए। कहिए, अर्जेंट काम पूरा कराए? व्यंग्य से अरविंद ने पूछा था। जी हाँ, आपकी तारीफ? थाना इंस्पेक्टर ने हड़बड़ाकर पूछा था। सर, ये लोग रिपोर्ट लिखाने आए हैं। इनकी कॉलोनी से कोई कार लेकर भाग गया है। पीछे आते कांस्टेबल ने चुस्ती से आगे बढ़कर उत्तर दिया था। आजकल कार की चोरी बहुत बढ़ गई है। क्या नई कार थी? घटना मामूली जान इंस्पेक्टर ने शांति की सांस ली थी। बात सिर्फ कार की नहीं है इंस्पेक्टर, उसके साथ 2 जीवन जुड़े हैं। पता नहीं वे अब जीवित मिलेंगे भी या नहीं। आप लोग अर्जेंट काम के लिए निकले थे, ये घटना तो मामूली सी है। मात्र 2 जिंदगियों का ही तो प्रश्न है। आक्रोश से अरविंद का स्वर थरथरा उठा था। कुर्सी पर बैठते इंस्पेक्टर ने अरविंद को बैठने का संकेत दिया था। आदेशात्मक स्वर में कांस्टेबल को डांट पिलाई थी। साहब की खबर हमें क्यों नहीं की गई? वो साहब, आप अर्जेंट काम पर गए थे सो बता दिया था। कांस्टेबल हकला रहा था। इडियट, फ़ोन नहीं कर सकता था? इंस्पेक्टर ने फिर डांटा था। आपका फ़ोन तो पिछले कई दिनों से ख़राब है। अरविंद ने बीच में रोका था। ओह, देखता हूँ, यहाँ अक्सर तार ढीले हो जाते हैं। ये देखिए, जंक्शन बॉक्स का ये स्क्रू ढीला हो गया था, इसलिए फ़ोन काम नहीं कर रहा था। ए रामदीन, ज़रा स्क्रू ड्राइवर से इस पेच को कस दो। थोड़ा देखना चाहिए कि फ़ोन काम काहे नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर ने तार कांस्टेबल को पकड़ा दिया था। हाँ, तो बताइए, घटना क्या है? वारदात कब, कैसे, किस समय हुई? वारदात के पूरे 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अरविंद के मुंह खोलने से पहले फ़ोन घनघना उठा। तत्परता से इंस्पेक्टर ने फ़ोन कान से लगाया था। उधर से आती सूचना निश्चय ही गंभीर थी। इंस्पेक्टर के मुख का रंग बदलता जा रहा था। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। आप कौन हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, पर उधर वाले ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। माथे पर चुचहा आई पसीनों की बूंदों को रुमाल से पोंछता इंस्पेक्टर लगभग खड़ा हो गया था। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कोई खास खबर? दिल अरविंद का भी तेजी से धड़क रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी है, पुराने नाले के पास 2 शव फेंके गए हैं। शव में शायद एक लड़की भी है। मुझे फ़ौरन जाना है। सॉरी। अब क्यों जाना है? कहाँ जाना है इंस्पेक्टर? मुर्दे बोल नहीं सकते, उनकी तो बस शिनाख्त की जाती है, और मैं यहाँ से उनकी शिनाख्त कर रहा हूँ। एक शव है मिस्टर रविंद्र वर्मा का और दूसरा उनकी पुत्री पूजा वर्मा का। पर यह भी तो हो सकता है ये शव किसी और के हों, जब तक देख न लिया जाए। इतनी देर से यहाँ इस थाने में जो देख सुन रहा हूँ, उससे मुझे यही तो आश्चर्य है कि कैसे हम आज तक सुरक्षित रह सके हैं। मुझे पूरा विश्वास है अब इस शहर में आपका जीवन और अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में हम आपसे नहीं, हरि सिंह से सहायता लेंगे। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के अवाक मुख पर तेजी से थाने का द्वार बंद कर जलती आंखों के साथ अरविंद बाहर आ गया था। अभी आप सुन रहे थे देश की सुरक्षा व्यवस्था के सिस्टम पर करारा प्रहार करती हुई डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी एक मामूली घटना। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे अनुरोध है, हिंदी साहित्य की कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।